हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जॉन गेल्सवर्दी के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। ओके, जो भी फैक्ट हैं गेल्सवर्दी के बारे में वो हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स बिगिन। अभी तक जॉन गेल्सवर्दी का कोई भी वीडियोस चैनल पे नहीं है, तो आज आई थिंक फर्स्ट वीडियो है गेल्सवर्दी के बारे में, वो भी फैक्ट से है। पहले हम फैक्ट कर लेंगे, देन इसका प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। गेल्सवर्दी का बर्थ 1867 और इनकी डेथ 1933। देख लेते हैं बर्थ इनका कब हुआ था। 1 मिनट। बर्थ इनका कब हुआ था? 14 अगस्त 1867 एट किंगस्टन हिल, सरे इन इंग्लैंड। 14 अगस्त 1867 में ये किंगस्टन हिल में पैदा हुए। सरे, किंगस्टन हिल सरे, जो कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। इनकी डेथ कब हुई थी? 31 जनवरी 1933। 31 जनवरी 1933 में इनकी डेथ हो गई है एट ग्रोव लॉज, हैम्पस्टेड इन नॉर्थ लंदन। कहाँ पे? ग्रोव लॉज, हैम्पस्टेड। और कहाँ पे है ये? नॉर्थ लंदन में है। इनकी डेथ हो गई थी 31 जनवरी 1933 में। और 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। उसके 1 साल बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। और 14 अगस्त 1867 में इनका जन्म हुआ था। 15 अगस्त आप सभी को याद है, तो 15 अगस्त से एक दिन लेस कर दीजिए। ओके, इनके पेरेंट्स कौन है? तो इनके पेरेंट्स का भी नाम जॉन गेल्सवर्दी था और इनकी माँ का नाम था ब्लांचे बेले। सम फैक्ट्स अबाउट गेल्सवर्दी। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट हैं गेल्सवर्दी के बारे में। 1 मिनट। पहला है, ही वॉज द सन ऑफ वेल्दी लंदन सॉलिसिटर एंड प्रॉपर्टी ओनर। तो वो क्या थे? वो एक वेल्दी लंदन सॉलिसिटर के बेटे थे और प्रॉपर्टी ओनर थे। कौन? गेल्सवर्दी। नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज एजुकेटेड एट हारो एंड ऑक्सफोर्ड। तो वो हारो और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेटेड थे, शिक्षित थे। वहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की। 1889 ही टुक एन ऑनर डिग्री इन लॉ। 1889 में उन्हें लॉ में एक ऑनर डिग्री मिली। उन्होंने लॉ में ऑनर की डिग्री प्राप्त की। कब? 1889 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गेल्सवर्दी के बारे में। जितने भी उन्होंने जो भी अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। ही वॉज कॉल्ड टू द बार इन 1890 बट नेवर प्रैक्टिस। तो उन्हें बार कब कहा गया? 1890 में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन्होंने कभी उसका अभ्यास नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग 1891-93 ही वेंट अ ट्रिप राउंड द वर्ल्ड। तो 1891 और 93 के दौरान वह एक ट्रिप पे गए, राउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के एक ट्रिप पर वह गए। ओके, नेक्स्ट, ही बिगेन हिज करियर एज अ राइटर इन 1895। 1895 में वो एक लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया। एज अ राइटर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। नेक्स्ट है, ही मैरिड एडा द वाइफ ऑफ हिज कजिन आर्थर गेल्सवर्दी। तो उन्होंने एडा नेमेसिस से शादी कर ली। वो कौन थी? वो उनके कजिन कौन कजिन था? आर्थर गेल्सवर्दी की वाइफ थी। और वो मतलब उनके चचेरे भाई आर्थर गेल्सवर्दी की ही वाइफ थी। वो उन्हीं से उन्होंने शादी कर ली थी। ओके, 1 मिनट। In 1912 he made a tour of the slaughterhouse in England and wrote a report on the inhuman methods of slaughtering animals. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1912 में उन्होंने इंग्लैंड में स्लॉटर हाउस का दौरा किया, टूर किया और जानवरों के वध के अमानवीय तरीकों पर एक रिपोर्ट लिखा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, In 1916, Galsworthy and his wife worked in a hospital in France for some month. 1916 में गेल्सवर्दी और उनकी वाइफ ने फ्रांस के एक हॉस्पिटल में काम किया। कब तक? 6 मंथ तक, 6 महीने तक। ओके, नेक्स्ट, इन 1980 ही रिफ्यूज द ऑफर ऑफ नाइटहुड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 1918 में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया था? मना कर दिया था, लेने से मना कर दिया था। ओके, नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट है जॉन गेल्सवर्दी द novelist, poet and playwright among those awarded a knighthood at the New Year was a mistake। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो उपन्यासकार नॉवेलिस्ट यानी कि उपन्यासकार, कवि और नाटककार जॉन गेल्सवर्दी को नए साल पर नाइटहुड से सम्मानित किया जाना एक मिस्टेक था। आगे क्या कह रहे हैं, मिस्टर गेल्सवर्दी रिफ्यूज्ड अ नाइटहुड ऑन द ग्राउंड दैट लिटरेचर इज़ इट्स ओन रिवार्ड। आगे क्या कह रहे हैं कि मिस्टर गेल्सवर्दी ने इस आधार पर, इस बेसिस पे नाइटहुड को लेने से मना कर दिया कि उन्होंने कहा कि जो लिटरेचर है वो अपने आप में ही एक रिवार्ड है। ये बोलकर उन्होंने नाइटहुड को लेने से मना कर दिया। ओके, इसका सोर्स जाता है मरकरी। फ्राइडे 4 जनवरी 1918 की बात है ये, और उस दिन फ्राइडे था। नेक्स्ट, A little Hampton for the Christmas and New Year holidays. Galsworthy at 9 p.m. on 31st December 1917 received a telegram from the Prime Minister David Lloyd George। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के लिए लिटिल हैम्पटन में गेल्सवर्दी को रात के 9 बजे 31 दिसंबर 1917 को रात के 9 बजे प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज से एक टेलीग्राम प्राप्त हुआ। कब दिन, कौन सा दिन था, क्रिसमस का दिन था और नए साल की छुट्टियों के लिए लिटिल हैम्पटन में गेल्सवर्दी को रात के 9 बजे 31 दिसंबर 1917 को प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज से एक टेलीग्राम प्राप्त हुआ। ओके, उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था प्लीज़ वायर बाय रिटन वेदर यू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ नाइटहुड। मतलब क्या आप नाइटहुड के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, कृपया रिटर्न द्वारा तार दें। मतलब कृपया वापसी में रिटर्न के द्वारा तार दें। यहाँ पे जवाब ये क्या करते हैं, आई वायर्ड मैंने तार किया, मोस्ट प्रोफाउंडली ग्रेटफुल बट फील आई मस्ट नॉट एक्सेप्ट। सबसे गहरा आभारी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने लिखा, उन्होंने इसका जवाब दिया कि मोस्ट प्रोफाउंडली ग्रेटफुल, मुझे तो मैं सबसे गहरा आभारी रहूँगा, बट आई फील मस्ट नॉट एक्सेप्ट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, नाइटहुड को, ऐसा वो फील करते थे। इसका सोर्स है जेम्स गिंडिन, जे गेल्सवर्दीज लाइफ एंड आर्ट एंड एलियन फोर्ट्रेस। ओके, आगे देखते हैं। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग माई नेम अपीयर्ड इन ऑल द न्यूज़पेपर आगे क्या करें, लेकिन अगली सुबह मेरा नाम सभी अखबारों में छपा। टू माई हॉरर माई नेम वॉज अमंग द न्यू ईयर्स नाइट। मेरे डर के लिए मेरा नाम नए साल के सुरवीरों में था, न्यू ईयर्स के नाइट्स में था। इंस्टेंटली आई वायर्ड टू लॉयड, मैंने तुरंत ही लॉयड को तार किया। मतलब तुरंत ही मैंने लॉयड को क्या किया, तार किया। तुरंत मैंने लॉयड को तार किया। दैट आई मस्ट, 1 मिनट, तार किया। दैट आई मस्ट परसिस्ट इन माई रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट। आगे क्या कह रहे कि मुझे स्वीकार करने से इनकार करना चाहिए। एंड आस्क फॉर हिज कॉन्ट्राडिक्शन इन द प्रेस, और प्रेस में उनके कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कहा। A very unhappy 24 hours I have always thought and said that no artist of letters ought to dally with titles and rewards of that nature। और 24 घंटे मैंने हमेशा सोचा और कहा कि कैरेक्टर के किसी भी कलाकार को, क्या कहा, सॉरी यहाँ पे लेटर्स है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 24 घंटे मैंने हमेशा सोचा, कहा कि पत्रों, जो लेटर्स के किसी भी कलाकार को उस तरह के शीर्षक और पुरस्कारों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ओके, सोर्स है जेम्स गिंडिन, जे गेल्सवर्दी लाइफ एंड आर्ट एंड एलियन फोर्ट्रेस। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, बस मैं पढ़ रही हूँ। ओके, In 1921, he was elected the first president of the London section of PEN Club, an international body of poets, playwrights, essayists and novelists। तो 1921 में उन्हें PEN के लंदन खंड का पहला अध्यक्ष चुना गया। ओके, पहला अध्यक्ष चुना गया। तो क्लब के इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पोएट्स, प्लेराइट, एसिस्ट एंड
नॉवेलिस्ट। ओके, तो यहाँ PEN का मतलब यहाँ पे आपका दिया गया है, तो यहाँ पे बॉडी ऑफ पोएट्स, प्लेराइट्स, एसिस्ट एंड नॉवेलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। Many of his early novels were written under his pseudonym जॉन सेंट जॉन। तो उनके जो शुरुआती नॉवेल्स हैं वो उनके स्यूडोनिम के तहत लिखे गए हैं, स्यूडोनिम के अंडर लिखे गए हैं। तो उनका स्यूडोनिम क्या था? जॉन सेंट जॉन। यानी कि उनके जो भी अर्ली प्लेज आए हुए थे, अर्ली नॉवेल्स आए हुए थे, वो जॉन सेंट जॉन के नाम से आए थे। टाइटल पे किसका नाम था? जॉन सेंट जॉन का। In 1929 the order of merit was conferred on him। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1929 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। In 1930 D.Litt was conferred on him by Cambridge and Sheffield यूनिवर्सिटीज़। 1930 में कैम्ब्रिज और शेफील्ड यूनिवर्सिटीज़ द्वारा उन्हें D.Litt की उपाधि से सम्मानित किया गया। ओके, नेक्स्ट। In 1931 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज़ conferred ऑनरेरी डॉक्टरेट्स ऑन हिम। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 1931 में ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ओके, नेक्स्ट, मतलब 1931 में उन्हें ऑनरी डॉक्टरेट्स की जो सम्मानित ऑनरी डॉक्टरेट की जो मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कौन सा यूनिवर्सिटीज़ ने किया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्रिंसटन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन 1931 ही वॉज अपॉइंटेड रोमन्स लेक्चरर एट ऑक्सफोर्ड। तो 1931 में उन्हें यहाँ पे भी 1931 में है, यहाँ पे भी 1931 में है। 1931 में उन्हें ऑक्सफोर्ड के रोमन्स लेक्चरर के लिए अपॉइंट किया गया और 1931 में उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट्स की डिग्री भी मिली थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्रिंसटन। नेक्स्ट पॉइंट है 1932 ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। 1932 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। ही डिनोटेड द प्राइज़ मनी टू द ट्रस्ट मींट फॉर बेनिफिट ऑफ द PEN। उन्होंने जो नोबेल प्राइज़ मिला था, जो नोबेल प्राइज़ की प्राइज़ मनी थी, वो उन्होंने डिनोट कर दिया था किसे? PEN की बेनिफिट के लिए। ओके, एक ट्रस्ट को डिनोट कर दिया था। ये तो कुछ फैक्ट थे। अब यहाँ पे भी कुछ गर्ल्स वर्दी के बारे में है, इसको भी देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे आल्सो नो दिस अबाउट गर्ल्स वर्दी। गर्ल्स वर्दी के बारे में कुछ है, देखते हैं। In the novel The Man of Property 1906 he created a new type of fiction by balancing virtues and vices of his hero Thomas Forst against the vice and virtues of other member of the same family। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो उनका नॉवेल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये कब आया है? 1906 में आया है। उन्होंने एक ही परिवार के अन्य सदस्यों के दोषों और गुणों के खिलाफ अपने हीरो थॉमस फॉरसाइट के गुणों और दोषों को संतुलित करके एक नए प्रकार की कथा का, एक नए प्रकार के स्टोरी का निर्माण किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ही नेवर लर्न टू टेल अ गुड स्टोरी। उन्होंने कभी एक अच्छी कहानी बताना नहीं सीखा। ये किसने कहा है? ये W.J. लॉन्ग ने कहा है गर्ल्स वर्दी को कि ही नेवर लर्न टू टेल अ गुड स्टोरी। उन्होंने कभी अच्छी कहानी बताना नहीं सीखा। नेक्स्ट पॉइंट है द फोरसाइट सागा 1922 डील्स विद द मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी। तो फोरसाइट सागा ये कब आया? 1922 में, जो मिडिल क्लास से संबंधित है, विक्टोरियन समाज के मिडिल क्लास से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है ही यूज टू राइट फिक्शन इन द मॉर्निंग एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि वो मॉर्निंग में फिक्शन लिखते थे और आफ्टरनून में ड्रामा लिखते थे। ही यूज टू राइट फिक्शन इन द मॉर्निंग एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून। कौन? गर्ल्स वर्दी। नेक्स्ट, इट वॉज हिज हैबिट टू टर्न एन ओल्ड नॉवेल इंटू अ न्यू प्ले। उनकी आदत थी पुरानी नॉवेल को एक नए प्ले में कन्वर्ट कर देना, ये उनकी आदत थी। नेक्स्ट देख लेते हैं एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ हैज़ इट्स इनहेरेंट मॉरल। मतलब जीवन के प्रत्येक समूह में निहित नैतिकता है। एंड द बिजनेस ऑफ द ड्रामेटिस्ट इज टू ब्रिंग द मॉरल पॉइजनेंटली टू द लाइट ऑफ द डे। आगे क्या करे? और नाटककार का व्यवसाय नैतिक रूप से दिन के प्रकाश में
लाना है। तो ये कौन कहता है? ये गेल्सवर्दी कहते हैं। पोइनेंटली, ओके, आई थिंक सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, पोइनेंटली। नेक्स्ट, प्लॉट और स्टोरी एलिमेंट वॉज टू हिम ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो प्लॉट है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कहानी का मतलब स्टोरी या प्लॉट उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। प्लॉट, स्टोरी या प्लॉट का जो एलिमेंट है वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था गेल्सवर्दी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। इनका कहना था गेल्सवर्दी, ये भी गेल्सवर्दी ने ही कहा, इनका कहना था कि कैरेक्टर और एक्शन को टेक केयर करो, देखभाल किसकी करो, किसकी देखरेख करो, कैरेक्टर और एक्शन की। जो डायलॉग है वो खुद अपनी टेक केयर कर लेगा। तो ये गेल्सवर्दी का कहना था। नेक्स्ट, in one of his prefaces he declared the play is a picture of the human herd in its attitude toward an offender, heads lowered, horns pointed। एक प्रस्तावना में, एक प्रीफेस में उन्होंने डिक्लेयर किया है कि नाटक एक अपराधी के प्रति अपने रवैये में मानव झुंड की तस्वीर से नीचे किए सिंगों की ओर इशारा करता है। तो ये गेल्सवर्दी ने लिखा है। आगे देख लेते हैं इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ गेल्सवर्दी। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले इनके प्लेज हैं। प्लेज में इनके क्या क्या हैं? सिल्वर बॉक्स जो आपका 1906 में आया है, ज्वाई इनका है 1907 में, स्ट्राइफ 1909 में आया है, जस्टिस 1910 में आया है। ये सारे इनके प्लेज हैं। लिटिल ड्रीम 1911, द एल्डेस्ट सन 1912, पिजन 1912, फ्यूजिटिव 1913, मॉब द मॉब 1914, A Bit O Love 1915, The Foundation 1917, The Skin Game 1920, The Family Man 1921। ये सारे ही इनके प्लेज हैं। The First and the Last 1921, The Little Man 1921, Hallmark 1921, Defeat 1921, The Sun 1921, Punch and Go 1921, Loyalties 1922, Windows 1922, The Forest 1924, Old English 1924, The Show 1925। इनके जो वर्क है ना, प्लेज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में लास्ट ईयर भी देखेंगे तो उनके प्लेज से पूछा जाता है कि 4 प्लेज ऐसे दे देंगे, उसमें पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा प्लेज गेल्सवर्दी का है कि नहीं। लास्ट ईयर पोएम्स का पूछा था, पोइट्री का पूछा था। ओके, द शो 1925, स्केप इनका कब आया था? 1926 में, एग्जाइल 1929, द रूफ 1929। तो हमें सारे ही प्लेज, पोइट्री, पोएम जो भी इन्होंने लिखा है सभी को देखना है, पढ़ना है, सभी से रूबरू होना है ना, क्योंकि सब कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। गेल्सवर्दी के वर्क से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इनकी पोइट्री है, देख लेते हैं। इनकी पोइट्री इन्होंने क्या क्या लिखा है? मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स, ये 1912 में आया है। द बेल्स ऑफ पीस, ये भी इनका 1921 ये पोइट्री वर्क है। वर्ड्स ओल्ड एंड न्यू, ये 1926 में आया हुआ है। ओके, तो इतना रहने देते हैं। आगे इनका नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इतना ही रहने देते हैं। ये गेल्सवर्दी का कंप्लीट हो जाएगा, देन इसका जो भी प्रैक्टिस सेट है हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेते हैं। इनके कुछ नॉवेल्स और स्टोरीज, एसेज, जो भी इनके क्रिटिकल कमेंट भी हैं, चाहे वो प्लेस से हो चाहे इन पे किए गए हों, वो सारे ही हम देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।